Hi, welcome back to the Basipat Bali channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give like, give comment, share the link and press the bell icon. हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर हमने वीडियो देखे जिसमें हमने दो ग्लैंड जैसे कि पहला था हाइपोथैलेमस और दूसरा था पिट्यूटरी ग्लैंड को देखे थे। इस वीडियो में हम देखने वाले बात के जो कुछ ग्लैंड्स है जैसे कि पीनियल ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड, ये तीन ही ग्लैंड हम देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो अगर हम सब देखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले नंबर वन ग्लैंड इज अ पीनियल ग्लैंड। द पीनियल ग्लैंड इट इज exactly located on a uh, called as the एपिथैलमस। एपिथैलमस के रूफ पर रिप्रेजेंट होती है। हमने इससे पहले नर्वस सिस्टम का वीडियो देखा हुआ है जिसमें नर्वस सिस्टम का फोर ब्रेन ये बना होता है ऑल्फैक्टरी लोब, देन सेरिब्रम एंड नेक्स्ट इज द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में तीन सब पार्ट्स है जैसे कि एपिथैलमस, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। हमने प्रीवियस वीडियो में हाइपोथैलमस जहां पर स्ट्रक्चर देखे, उसके सिक्रीशंस देखे और उसके बाद उस पर लगी एक पिट्यूटरी ग्लैंड को देखे। अब यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द एपिथैलमस जिस पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर लगा है जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। दिस पीनियल ग्लैंड इट इज प्रेजेंट एक्जैक्टली बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में हमको ये मिलेंगी। पीनियल ग्लैंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू द सिग्नल्स ऑफ लाइट। इसके जो बायोकेमिकल सिक्रीशंस होते हैं वो लाइट के सिग्नल के हिसाब से सिक्रेट किए जाएंगे। जैसा ही अगर नाइट का ड्यूरेशन है जिसमें डार्क पीरियड होता है ये स्टिमुलेट सिक्रीट करता है। यहाँ पर जो प्रेजेंट ग्लैंड है उसके ग्लैंड के सेल स्टार्ट करते हैं एक सिक्रीशन को, उस सिक्रीशन का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन वही डे टाइम में अगर वहां पर लाइट पीरियड है ये लाइट के स्टिमुलस जाता है, इसका सिक्रीशन रोक दिया जाएगा। ये हार्मोन नाइट में सिक्रेट किया जाता है इसलिए इसका इफेक्ट भी हमको स्लीप कराने वाला हार्मोन होता है, इसलिए इसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। देन मेलाटोनिन एक्चुअली एक अमाइनो एसिड से बनाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन के अमाइनो एसिड से सिक्रीट किया जाएगा, दिस इज द ट्रिप्टोफैन। ये एक इम्पोर्टेंट रोल करता है मेलाटोनिन, नाइट में सिक्रीट किया जाता है जिसकी वजह से एक बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जो रेगुलेशन है उसको ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। जो एक होता है 24 आवर्स में डायरल रिदम होता है जिसे सिरकाडियन रिदम कहा जाता है, दिस इज द सिरकाडियन रिदम। ये कंट्रोल करता है लेकिन ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे दिस वन रेड कलर का आपको एक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ये स्ट्रक्चर देखिए दिस वन। ये रेड कलर का जो है यहाँ पर सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है जो इस सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करने का एक सेंटर है। तो ये कंट्रोल करता है डिफरेंट जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि अब यहाँ पर देखिए व्यू में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि रात के सोने से लेके फिर उसके बाद उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना, हार्ट रेट का टेम्परेचर होना, फिर मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम ज्यादा होना, फिर सुबह का सूरज निकलने के बाद फिर बॉडी के अंदर टेम्परेचर का चेंज होना, मसल्स के अंदर और कार्डियक हार्ट के इफिशियंसी में चेंजेस आना, ये सारी चीजें जो होती है ये 24 आवर्स में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं इसे हम कहते हैं सर्काडियन रिदम या इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये सारे जो चीजें हैं रिदमिक एक्टिविटीज है ये सारी चीजों को नॉर्मली कंट्रोल करना, नॉर्मली रेगुलेट करने का काम ये हार्मोन कराता है। दिस इज कॉल्ड द स्लीप वेक साइकिल। ऑल्सो जिसके अंदर हमने देखे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करा रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करा रहा है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को भी ये मेंटेन कराने में यानी ये उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पर। जब ये सिक्रीशन प्रॉपर हुआ बोलकर यहाँ सारी चीजें प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म का रेट एंड द रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हमको देखने के लिए। नेक्स्ट ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के बाद सेकंड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, यानी जितने भी ग्लैंड हम देखने वाले ये सबसे साइज में बड़ी ग्लैंड होती है, इसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहा गया। एग्जैक्टली ये लोकेट होती है जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ये यहाँ होता है ना जिसे कहता है लैरिंग्स के नीचे होती है और विंड पाइप ट्रैकिया के सामने होती है, इन फ्रंट। जैसे कि टाई लगाते वो लगाते बिल्कुल उसके ऊपर जैसे कि वो एग्जैक्टली ये लोकेट रहेंगी। देन इट इज मेड ऑफ द टू लोब, वन इज द राइट साइड है, टू सेकंड इज द लेफ्ट साइड, दो लोब है और बीच में दोनों को एक पट्टी होती है जोड़ने वाली, दिस
part is called as the isthmus. जैसे कि you can see here, this is one lobe, right lobe, left lobe, और ये part दोनों को connect करा रहा है, this is called as the isthmus. So this thyroid gland is richly supplied with blood vessels. इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सबके पास ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, वस्कुलर है, ये सब में रहेगा, इट्स अ कॉमन वर्ड. ये इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल. थायराइड के अंदर जब ग्लैंड को अंदर से स्टडी कियागा, स्ट्रक्चर देखागा हिस्टोलॉजिकली, तो देखने के बाद इंटरनली इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं. ओके, छोटे छोटे लोब्यूल्स यानी छोटे छोटे कमरे होते हैं, और हर कमरे के अंदर वहां पर छोटे छोटे फॉलिकल्स, यानी जैसे अब देखो ये एक फॉलिकल है, ये जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक फॉलिकल, ये दूसरा फॉलिकल, ये तीसरा फॉलिकल, ये चौथा, और यहां से आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक ये एक लोब्यूल हुआ, यानी एक लोब्यूल में यहां जैसे कि 4 फॉलिकल फॉर एग्जांपल, ऐसे 4 के ऊपर भी रहते हैं. तो क्या हुआ, थायराइड के अंदर कई लोब्यूल्स है और हर लोब्यूल के अंदर कई फॉलिकल्स है. ये गोल दिख रहा है, ये फॉलिकल्स है. ये हर एक फॉलिकल को एक दूसरे से बांधकर टाइटली हेल्ड कर रखा गया बाय अ कनेक्टेड टिश्यू, कनेक्ट कर रखा गया, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं. देन स्ट्रोमा के अंदर ब्लड के कैपिलरी, देखो अब यहां पर आप देखेंगे ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ये भी एक ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, सॉरी दिस वन ब्लड कैपिलरी, ये सारे ब्लड के. लेकिन इन ब्लड कैपिलरी के अलावा, इनके अलावा आपको कुछ सेल दिखेंगे, जस्ट सी दिस वन इज द वन सेल, जस्ट आई विल हाईलाइट दिस. ये देखिए यहां पर ये वाला एक स्ट्रक्चर, ये एक सेल है. देन यू कैन सी दिस इज ऑल्सो द वन सेल जो इनके बीच में पाई गई है. ओके, एक, एंड दिस इज द सेकेंड वन. सो दीज आर कॉल्ड एज अ इंटर सेल, ग्रुप ऑफ सेल, जिसे हम पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं, फॉलिकल के पैरेलल में. ओके, फॉलिकल सेल्स है ना, इसके साइड में पाए गए, इसे कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सी सेल, क्योंकि दे सी स्टार्ट, सी का मतलब होता है क्लियर सेल्स. तो ये भी एक कुछ सिक्रीशन का काम करते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर. सो थायराइड फॉलिकल, अब हम देखेंगे फॉलिकल, बाद में देखेंगे सी सेल्स को. ये पूरा यहां से लेकर यहां तक को फॉलिकल कहा. तो फॉलिकल के अंदर देखा गया कि हर एक फॉलिकल में कुछ सेल्स लगाए गए, दिख रही है यहाँ पर सेल्स लगाए हुए. ये सेल्स होते हैं क्यूब लाइक एपिथेलियल सेल, इसलिए कहा क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स होते हैं, जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिके जाते हैं, रखे जाते हैं, क्योंकि ये एपिथेलियल की खास स्पेशलिटी है. दे बेस्ड ऑन अ basement membrane and it is filled with a fluid called as the gelatinous colloid, बोलकर फ्लूइड यहाँ पर अंदर भरा हुआ रहेगा, इसके अंदर ये कैविटी जिसके अंदर भरा हुआ रहेगा. देन थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड पहले तो हाइपोथैलेमस से निकला हुआ एक रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास डिस्टालिस के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो अपना ऑर्डर एक सीक्रेट करता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल के सेल पर, और जिसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन बनाता है. अपना हार्मोन यानी उसका हार्मोन होता है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन. तो थायराइड ग्लैंड के अंदर देखा गया कि 2 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं. कौन सिक्रीट कर रहे हैं, जरा गौर करें. ये जो सेल है ना, ये एक सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, फॉलिकुलर सेल, हर सेल कर रही है. तो ये सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन्स, इसलिए इसे फॉलिकुलर सेल के हार्मोन कहा गया. ये हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन. याद रखना नाम कौन सा है यहाँ पर. ये देखिए, ये है ये फॉलिकल की सेल, और यही फॉलिकल के सेल को यहाँ पर बड़ा व्यू किया गया. देखो ये एक सिंगल सेल बताया गया यहाँ पर. ओके, ये सेल के अंदर उसका अपना न्यूक्लियस है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी चीजें उसकी सेल के अंदर है. देन ये हार्मोन थायरॉक्सिन सिक्रीट किया जाता है, जिसे एक तो T4 नहीं तो T3 कहा जाता है. किसे, थायरॉक्सिन हार्मोन को T4 या T3 कहा जाएगा. T4 का माना, 4 माना टेट्रा, क्या टेट्रा, क्या टेट्रा, 4 लगाए गए, क्या लगाए, आयोडीन. 4 आयोडीन के एटम लगाए जाते हैं, इसलिए उसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन का, यानी इसी कोई. और कुछ जगह पर वहां पर वो 4 के इंस्टेड ऑफ 4 3 आयोडीन एटम्स लगाए जाते हैं, तब उसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा गया. यानी थायरॉक्सिन के 2 फॉर्म रहेंगे, एक तो T3 नहीं तो T4. देन थायरॉक्सिन बनाने का जो काम किया जाता है, इसमें आपको समझ में आ गया कि यहाँ आयोडीन
एटम्स आकर लगते हैं एक अमाइनो एसिड को, जिसका नाम है ट्रायोसिन। याद रखना, ये ट्रायोसिन अमाइनो एसिड का नाम है। ये एंजाइमेटिक एक्शन है, जैसे कि आप व्यू में देख लिया डायग्राम में। यहाँ पर ये जो पर्पल कलर के आपको दिख रहे हैं, दिस आर नथिंग बट द आयोडीन। ये आयोडीन एटम, ये आयोडीन एटम्स आते हैं और आने के बाद इस ग्लोबिन को, यानी इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को, थायरोग्लोबिलिन ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर ये आयोडीन आकर लगते हैं। अगर 3 लगे तो ट्राइआयोडो, अगर 4 लगे तो टेट्राआयोडो, और ये आकर यहाँ रख दिया। पहले सेल से प्रोटीन बाहर निकला, कहाँ निकला? इनसाइड दिस, यहाँ पर जो कोलाइडल है इसके अंदर निकलता है, यहाँ पर सारा काम किया जाता है, यहाँ पर रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, ओके, आयोडीन लगने के, और उसके बाद वापस उसको अंदर रखाया जाता। तो यहाँ क्या क्या, एक अमाइनो एसिड के ऊपर आयोडीन लगाए गए, आयोडीन लगते ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता। अगर स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आयोडीन कितने लगे? अगर एक आयोडीन लगा तो वहां पर वो बन जाता है मोनोआइडो ट्रायोसिन, क्योंकि ट्रायोसिन पर एक लगा। अगर वहां पर 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल लगे तो वहां पर डाइआयोडो ट्रायोसिन। अगर यहाँ पर दो दो के, अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो वो बन जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या ट्रायोसिन। अगर वो 2 और 1 ऐसे 3 जुड़ गए यहाँ पर, ये 3 वाला जो तो 3 आयोडीन वाला बनेगा। तो इन T3 और T4 में जब देखा गया तो सबसे एक्टिविटी में, यानी उसकी पावर में, उसके रिएक्शन में T3 कुछ अच्छा ग्रेटेस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसने बताया है। यहाँ पर T4 और T3 दोनों भी इंटरकन्वर्टिबल है, यानी अगर T3 पर अगर एक आयोडीन एटम आकर लग गया तो वो T4 बन जाता। अगर T4 में से एक आयोडीन एटम कम हो गया तो वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। देन T3 को काफी कम क्वांटिटी में सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि वो काफी फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। और खास बात है कि ये थायराइड ग्लैंड ही एक ऐसी ग्लैंड है जहां पर अपने सिक्रीशन को वो डायरेक्टली छोड़ती नहीं है, उसको अपने अंदर रखती है, लेकर रखती है। इसलिए देखो, अब यहाँ पर इसने एक्सोसाइटोसिस से वो थायरोग्लोबिन को बाहर रिलीज किया, आयोडीन एटम जैसे ही जुड़ गए तो वापस अपने अंदर एंडोसाइटोसिस से वापस लिया। तो ये अपने अंदर स्टोर कर कर रखती है। सो दिस इज ओनली द वन ग्लैंड दैट स्टोर्स इट्स ओन हार्मोन, अपने हार्मोन को स्टोर कर कर रखती है। ये खास बात है थायराइड ग्लैंड की, अपने याद रखना है। देन T3 और T4 को स्टोर कर कर रखा जाता है और इनको बाहर रिलीज किया जाता है व्हेनेवर दे आर इन नीडेड, जब भी उसको रिलीज किया जाएगा। और ये सारा काम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक। कम है तो रिलीज किया जाएगा, बहुत ज्यादा है तो वहां पर उसको स्टॉप किया जाएगा। ओके, ये सारा ऑर्डर फीडबैक मैकेनिज्म पे चलते रहता है दोनों के सिक्रीशन का। अब बात आती है कि थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है टू कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब मेटाबॉलिज्म हमको पता है, मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का रिएक्शन, जिसमें यानी जो फूड, जो एनर्जी, जो सोर्स ऑफ फूड आपके बॉडी के अंदर सेल में होता है, उसको ब्रेक डाउन कर कर उससे एनर्जी निकाली जाती है। ओके, वो जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म है। तो देखा गया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है एक रेस्टिंग पीरियड में, यानी आप जब आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आपके बॉडी को कुछ एनर्जी चाहिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए लगती है, उतनी कैलोरिक एनर्जी होना। वो कैलोरिक एनर्जी जो रेस्टिंग पीरियड में आपके बॉडी में होती है वो होती है बेसल मेटाबॉलिक कैलोरीज, और उसको मेटाबॉलाइज किया जाता, उसको एनर्जी को यूज किया जाता। सो यहाँ पर ये हार्मोन काम करता है उसको कंट्रोल करने का, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का। देन इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। ये हार्मोन के वजह से उस इंडिविजुअल के बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन का काम किया जाता। प्रोटीन क्या कैसे बनता है? अमाइनो एसिड को लाकर चेन फॉर्म की जाती है, चेन बनती है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन की वजह से क्या होता है? सेल की स्ट्रक्चर बनता है, सेल वॉल बनती है। फिर बाद में इसकी वजह से जब नए सेल बनते हैं तो बॉडी की ग्रोथ होती है, टिश्यूज की ग्रोथ होती है। ये सारी चीजें ग्रोथ में प्रोटीन सिंथेसिस का इंपॉर्टेंस है। देन थायरोक्सिन ऑल्सो कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन।
जैसा ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, देखो जब भी कोई फूड को ब्रेक डाउन किया जाता, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो वहां से बहुत सारी हीट निकलती है। बहुत सारी जब हीट निकलती है तो हमको पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन किया जाता है इन अ स्टेप वाइज मैनर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी निकलते हैं। ओके, 38 38 एटीपी फॉर्म किए जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, जिसमें से सिर्फ 40% यूज की जाती है, 60% बाहर निकलती है, जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो वो 40% से 38 एटीपी बनाया जाता है, लेकिन 60% जो लॉस हो गई वो है बॉडी का टेम्परेचर। यानी जितना हमारे बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होगा, उतना टेम्परेचर रिलीज होगा, उतने ही बॉडी को टेम्परेचर से हीटिंग मिलेंगी। तो वो टेम्परेचर कितना निकलना, कितना नहीं रिलीज होना, वो कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन करता है। इसलिए ये जैसा हार्मोन बढ़ेगा वैसा रेट ऑफ रेगुलेशन टेम्परेचर रिलीज होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा। देन it also increases the action of neurotransmitters। न्यूरोट्रांसमीटर में जैसे कि एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये हमको पता है, दीज आर द टू हार्मोन, दोनों भी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन रिलीज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एफ, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। जब आप डरे हैं, जब आपको कोई मारने वाला है, या आप किसी मारने के लिए तैयार हो गए, या जब ये जो होते हैं एफ, इसमें जो है तो ये आपको सिक्रीट किया जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ता, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता, ब्लड प्रेशर बढ़ता। ये सिक्रीशन को भी ये कंट्रोल करता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स को भी। देन इट ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे स्पेशल इसके काम करने वाले आरबीसी को प्रोडक्शन, वो है रेड बोन मैरो, लेकिन ये उसको सिर्फ सपोर्ट करता है, याद रखना सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये बॉडी के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी रखता है, यानी एकदम से बॉडी का फ्लूइड ना एकदम गाढ़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, दोनों को बैलेंस रखना, इसे कहते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन इट ऑल्सो कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स है, ओवुलेशन है, देन ये जो साइक्लिक चेंजेस ह्यूमन फीमेल में होती है, वो साइक्लिक चेंजेस को ये कंट्रोल करने का भी काम करता है हार्मोन थायरॉक्सिन। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जैसे कि हमने देखे कि थायराइड ग्लैंड के अंदर पहले तो फॉलिकल है, देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरे फॉलिकल प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखते हैं कि बीच में कुछ सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के अलावा, इन सेल्स को पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ऐसा सेल जो फॉलिकल के पैरेलल में, पैरा फॉलिकुलर सेल, जिन्हें सी सेल, क्लियर सेल कहा जाता है। ये सेल्स भी अपना एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब नाम ही इसका इंडिकेट करता है कैल्सिटोनिन, मतलब ये वर्ड बनाया गया कैल्शियम से। सो दिस हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। क्या करता है ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, कैसे कंट्रोल करता है? अगर हार्मोन कम या ज्यादा हुआ तो कैसा, तो ब्लड के अंदर के कैल्शियम को कंट्रोल करेगा। चलिए हम आगे देखने वाले उसको। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में कुछ डिसऑर्डर्स है हार्मोन की वजह से, थायरॉक्सिन की वजह से या कैल्सिटोनिन की वजह से, वो हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए नंबर 1, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं कि बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होना, हम कहेंगे कि सिक्रीशन ऑफ T3 या T4 बढ़ जाना किसी शख्स में या किसी इंडिविजुअल में अगर बढ़ता है तब क्या होता है? पहला है किसी अगर एडल्ट में, याद रखना बच्चे में नहीं, अगर किसी एडल्ट एज में अगर ये हाइपर हो जाता है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है, तब उसे हम कहते हैं एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है ग्रेव्स डिसीज। ये ग्रेव्स डिसीज को एक्स ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। एक्स ऑप्थैल्मिक, इसे ऑप्थैल्मिक आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये इट इज कंसर्न रिलेटेड विद आईज। इस पेशेंट में जहां पर ये हमको देखने को मिलेगा हाइपरथायराइडिज्म में, ये ऐसे एडल्ट होते हैं जिनकी आंखें प्रोट्रूडिंग, आई बॉल्स तो काफी बड़े और बाहर निकली हुई दिखती है, इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होता है और इनका वेट लॉस होता है। अभी क्यों हो रहा है? देखो बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपके बॉडी में इतनी एनर्जी है, इतना कैलोरीज है जो आप आराम से है तो उतनी यूज करने के लिए काफी है।
लेकिन अगर ये उतनी एनर्जी को कंटिन्यू बहुत ज्यादा कम समय में अगर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर कुछ बच नहीं रहा, वो सारा की सारा यूज होना शुरू हो जाता, तब आपका वेट लॉस होना शुरू होता है। इसे इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हुआ तो वेट लॉस होता, अगर मेटाबॉलिक रेट कम हुआ तो वेट गेन होता, ये याद रखना आपने। तो क्या क्या चीजें हमको अगर मेटाबॉलिक रेट में अगर इंक्रीज होता है तो कुछ इफेक्ट्स हमको देखने को मिलती है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी धड़कन जो 1 मिनट में 72 मरतबा हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स, वो बढ़कर ऊपर चला जाता। ओके, 72 से ज्यादा होता है, और एक बीट में हार्ट से 70 ml ब्लड को बाहर फेंका जाता है, यानी 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हार्ट बाहर फेंकता है। तो वो फेंकने का ब्लड भी बढ़ जा रहा है बाहर, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अब ज्यादातर हम मेटाबॉलिक रेट की वजह से ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ता, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, वहां पर हीट रिलीज होना शुरू होती, इसलिए उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता। ऐसे इंडिविजुअल्स में अक्सर ये नर्वसनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा नर्वस होते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इनके अंदर किसी भी ना छोटी से छोटी चीज को ये इरिटेट होना शुरू होता है। इरिटेबिलिटी मतलब किसी के बात करने से नहीं जमता, किसी के हंसने से नहीं जमता, किसी के कुछ भी इनको बाजू या साइड में या कोई कुछ कर रहा है तो उनको इरिटेट करता है। देन इनकी हाथ की उंगलियां जस्ट दे शो द ट्रिमर, ट्रिमर का मीनिंग होता है कि ऐसे कपकपाना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट टू कंट्रोल नहीं होता फिंगर्स में, से कहते हैं ट्रिमर। देन इनकी आंख जो होती है, आई बॉल्स बल्जिंग, काफी मोटी, आप यहाँ देख सकते हैं व्यू में, और बड़ी बड़ी दिखना जैसे कि बाहर आई हो। ये है एक्सोप्थेल्मिक क्वाइटर के सिम्टम। ये ग्रेस डिसीज कहते हैं, ये हो रहा है एडल्ट के अंदर हाइपरथायराइडिज्म के जैसे। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइपर, अगर यही थायरॉक्सिन का लेवल किसी इंडिविजुअल में कम हुआ, यानी सिक्रीशन इसका कम हुआ नॉर्मल रेंज से, तब क्या होता है? अगर ये सिक्रीशन बचपन से ही, याद रखना बड़ों में नहीं, अगर कोई बच्चे में बचपन से ही ये सिक्रीशन अगर कम होना शुरू होता है, तब वहां पर उसमें एक डिसऑर्डर होता है, और डिसऑर्डर को क्रिटिनिज्म कहते हैं, उस पेशेंट को क्रिटीन कहते हैं। ओके, वो शख्स जैसा फुलिश पर्सन जिसे हम कहेंगे, दिखने में बिल्कुल फुलिश दिखता है, उसे क्रिटीन। क्रिटीन के अंदर हम देखते कि इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का रेट कम हो जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर से एनर्जी कम निकलती है, हीट कम रिलीज होती है, स्टोर खाना जमना शुरू होता है, इसका वेट बढ़ना शुरू होता, इसकी हाइट नहीं बढ़ती। देखो, एनर्जी कम निकलने की वजह से इसका सेल डिवीजन पूरी तरह से नहीं होता, इसलिए हाइट छोड़ना, उसकी हड्डियां उसकी और उसके जिस्म बढ़ना कम हो जाता है, जिस और इसका मेंटली भी रिटार्ड हो जाता है। जाहिर बात है, बॉडी के साथ साथ इसका जो मेंटल डिपार्टमेंट्स है, मेंटल जो फंक्शनल एरियाज होते हैं ब्रेन के, वो भी यहाँ पर ठीक से बन नहीं पाते, इसलिए ये मेंटली रिटार्डेड होता है। इसकी स्किन ड्राई होना शुरू होती है, इसकी जबान जो है तो मोटी हो जाती है, और काफी लंबे समय तक स्किन का रंग पीला और एक जॉन्डिस के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये काफी लिथार्जी यानी आलसी होता है, और कॉन्स्टिपेशन से सफर, यानी जो फीकल मैटर का टाइमिंग है उसका वो डिस्टर्ब होता है, बार बार ये जाना शुरू करता है। देन ऐसे पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि इनकी प्यूबर्टी, यानी एक ऐसा एज जहां से ये एडल्ट होने वाला है, इसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने वाले, वो डिले होती है, यानी जल्दी ये एडल्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर ये खास चीज हो रहा है हार्मोन की वजह से। इसलिए अगर ऐसा बच्चा अगर कम उम्र में ही पता चला कि इसके अंदर बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, डायग्नोस हुआ कि ये थायराइड थायरॉक्सिन सिक्रीशन की वजह से हमको उसमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर सही वक्त में अगर इसको थायराइड हार्मोन्स का एडमिनिस्ट्रेशन या उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये क्योर किया जा सकता है क्रिटिनिज्म को। लेकिन अगर यही हार्मोन बचपन में सही था, लेकिन एक एज में एडल्ट होने के बाद ये हार्मोन की कमी होना शुरू हो गई, तब वहां पर एक डिसऑर्डर हमको होता है जिसे कहते हैं मिक्सोडेमा। ओके, ये मिक्सोडेमा के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर अजीब सी थिकनिंग देखने को मिलती है। थिकनिंग कहाँ होती है? एक्सट्रीमिटी, जैसे कि आर्मपिट बगल में, और ग्रॉइन जांग में। अब देखो, दोनों भी यहाँ पर एक से चिपके हुए आपको दिख रहा है, गैप नहीं दिख रहा है, नो कर्वेचर इज सीन। सब क्यूटेनियस टिश्यू, जैसे कि स्किन के नीचे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यूज, और फेस
में भी, चेहरे में भी इनके जो तो काफी ऐसा मून लाइक, पफी लाइक, फुला हुआ चेहरा दिखता है। ये हमको देखने को मिलता है इस पेशेंट में। ये पेशेंट अलर्ट नहीं होते, यानी जब भी कुछ इनके सामने बात की जा रही थी, अपनी ही दुनिया में होते, इनका इंटेलिजेंस भी कुछ खास सा नहीं होता। ये पेशेंट का हार्ट रेट, क्योंकि जाहिर बात कि यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट हुआ तो हार्ट रेट कम हो जाता, बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता, इसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, इसको अक्सर बार बार ठंड लगती है। देन ये मेंटली रिटार्डेड होने के साथ साथ इनका सेक्सुअल डेवलपमेंट जो आगे के लाइफ का होना था वो नहीं होता या स्लो होना शुरू हो जाता है। सो these are the symptoms of the patient mixed edema. Then और एक है जिसे कहते हैं सिंपल गॉइटर, जो थायरोक्सिन की कमी की वजह से होता है। ये एक्चुअली यहाँ पर थायरोक्सिन बनता है आयोडीन की वजह से, आयोडीन एटम अगर लगा तो थायरोक्सिन बन रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली आयोडीन कम मिल रहा है। ऐसा इंडिविजुअल जिसके खाने से या पानी से उसको आयोडीन का सप्लाई नहीं हो रहा है, सही क्वांटिटी में अगर उसको आयोडीन नहीं मिल रहा, तब वहां पर वो थायराइड ग्लैंड में उसका नॉर्मल काम करने के लिए उन्हें क्योंकि आयोडीन नहीं आ रहा, तो वो आयोडीन को जमा करना शुरू करती ताकि मैक्सिमम थायरोक्सिन बना सके। वो जमा करने के लिए वो अपने साइज को, देखो नॉर्मल ये रेड कलर दिख रहा है, ये उसका साइज है, लेकिन ये एबनॉर्मल वो साइज को बढ़ा शुरू करती है। जब ये एबनॉर्मल साइज बढ़ता है तब हमको ऐसा यहाँ स्ट्रक्चर दिखता है। इस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सिंपल गॉइटर। इसको प्रिवेंट की से बचा जा सकता है, यहाँ पर एक्सटर्नल जो तो टैबलेट्स सॉल्ट के लेकर इस डिसीज से बचा जा सकता। देन भले ही यहाँ ग्लैंड का साइज हमको बड़ा हुआ दिखता है कि अब ग्लैंड बढ़ गई, तो भी इसका जो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन है वो हमेशा कम ही होता है, बढ़ने के बाद भी इसका सिक्रीशन बढ़ता नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड थायरोक्सिन डिसऑर्डर्स। कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सिक्रीट किया जाता है बाय अ पैराफोलिकुलर सेल, जो कि थायराइड फॉलिकल के पास में पैरेलल में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन कैल्सिटोनिन। अभी कैल्सिटोनिन हार्मोन जनरली काम करता है टू कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन अ ब्लड, स्पेशली ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये कितनी क्वांटिटी में होना, कम होना, ज्यादा होना, ये मेंटेन करने का काम करता है। जैसे अब इसको कंट्रोल कैसा किया जाता है, इसके सिक्रीशन को फीडबैक होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जैसे ब्लड के अंदर का कैल्शियम लेवल बढ़ गया या कैल्शियम लेवल कम हो गया तो ये सिक्रीशन और इनहिबिशन इसका स्टार्ट हो जाता है। अब ये हार्मोन कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन तब किया जाता है जब अचानक से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू होता है। कब सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर सिक्रीशन स्टार्ट तब होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ना शुरू होता, जिसकी वजह से जैसी कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो ये हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, और जैसी हार्मोन कैल्सिटोनिन सिक्रीट स्टार्ट होता है तो ये ब्लड के अंदर के कैल्शियम और ब्लड के अंदर के फास्फोरस के लेवल को कम करना शुरू करता है। अब कम करता है तो कहां डालता है, कहां छोड़ता है, वो निकला हुआ कैल्शियम और वो फास्फोरस को बोन को रिलीज करने, बोन को डिक्रीज करने लगाता है। एक्चुअली बोन से रिलीज हो रहा है ना कैल्शियम, बोन से निकलकर वो ब्लड में आ रहा है, तो बोन में जो कैल्शियम निकल रहा है, बोन से जो बाहर आउट हो रहा है, उसको रोकता है कि तू कैल्शियम को मत रिलीज कर। ओके, ये हो गया काम, पहला काम, बोन को रिलीज होने नहीं देता। दूसरा काम करता है कि ब्लड के अंदर जो पहले से बहुत सारा कैल्शियम बढ़ गया, उस कैल्शियम को बोन को कहता है कि तू एक्सेप्ट कर और अपने अंदर स्टोर कर। एक काम कर रहा है कि बोन को रिलीज करने से रोक रहा है, तेरे पास का कैल्शियम मत रिलीज कर। दूसरा, बोन को जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैल्शियम है उसको कहता है कि तू इसको लेकर अपने अंदर स्टोर कर। ये दोनों काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम आने से भी रोक रहा है और एक्सेस जो होगा उसको निकालकर किसी जगह रखने में भी काम कर रहा है। तो ये होता है काम करने का अंदाज कैल्सिटोनिन का। नेक्स्ट ग्लैंड जो कि हमने पहली ग्लैंड पीनियल ग्लैंड देखी, दूसरी हमने थायराइड ग्लैंड देखी, तीसरी और लास्ट ग्लैंड है जिसे कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड जनरली थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे होती है। जस्ट सी इसका व्यू, ये ऐसी थायराइड ग्लैंड लगी, थायराइड ग्लैंड के पीछे का अगर व्यू देखेंगे तो यहाँ पर, ओके, ये पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमको 4 ग्लैंड देखने को मिलेंगे, ये येलो कलर के दिख रहे, दिस वन,
ऊपर वाले को कहते हैं सुपेरियर और नीचे वाले को कहते हैं इंफेरियर। ऐसे ये 4 ग्लैंड है, इन्हें कहते हैं पैराथायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड के पैरेलल होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। इसके अंदर भी काफी सेल्स है। इसको अगर हिस्टोलॉजिकली स्ट्रक्चर को देखा गया तो इट इज मेड अप ऑफ द कॉम्पैक्ट मास ऑफ द सेल्स। काफी एक दूसरे को पास पास लगाकर सेल्स रखे गए, जिसके अंदर सेल्स दो टाइप के चीफ सेल्स है एंड ऑक्सीफिल सेल्स है, और प्लस वहां पर ब्लड सप्लाई दिया गया है। इसमें जो चीफ सेल होते हैं यही मेन है, चीफ मतलब मेन, मुखिया, यही वो है जो ये सिक्रीट करते हैं यहाँ एक हार्मोन को। ओके, ये बाकी जो ऑक्सीफिल के बारे में देखा गया तो ऑक्सीफिल सिक्रीशन तो नहीं करते, बट ऐसा माना जाता है कि ये बाद में डिजनरेट होकर चीफ सेल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं या उसको डिजनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए मेन फंक्शन है यहाँ पर चीफ सेल का। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका नाम है पैराथार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन है जो सिक्रीट किया जाता है, उसका नाम है पैराथार्मोन। ओके, पीटीएच जिसे कहते हैं, जिसको कॉमनली ऑल्सो कॉलिप्स हार्मोन कहा जाता है। एक्चुअली एक साइंटिस्ट जिसका नाम है फिलिप्स कॉलिप, इसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम से इसको कॉलिप्स हार्मोन कहा जाता। ये हार्मोन हर इनवर्टिब्रेट के अंदर हमको देखने को मिलेगा, लेकिन फिशेस छोड़कर। ये हार्मोन पैराथायराइड से निकला हुआ पैराथार्मोन यानी पीटीएच हार्मोन का काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस रखना। ये देखो अब काम कैसा कर रहा है था, ये कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस करता है ब्लड और पास के टिश्यूज में, ब्लड और पास के टिश्यूज में ये बैलेंस करता है। ये हार्मोन पैराथार्मोन जैसे ही निकलता है, रिलीज होता है, तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। हमने देखे ना कैल्शिटोनिन क्या करता है, कैल्शिटोनिन ब्लड के अंदर के कैल्शियम के लेवल को कम करता है, और ये उल्टा एंटागोनिस्ट यानी उसके खिलाफ काम करता है, ये ब्लड के कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों में उल्टा काम है। देन ये काम कैसा करता है, ये क्या करता है, इट ड्रॉज कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बोन से कैल्शियम को निकालता है और निकालकर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब किया जाता, और वही बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐसे एब्जॉर्प्शन के जरिए से ब्लड में चला जाता। प्लस जो कुछ बचा हुआ कैल्शियम जो कभी यूरिन से बाहर निकला था, ये उसको निकलने से रोकता है, लॉस होने से रोकता है। एक तो क्या कर रहा है, बोन से कैल्शियम को निकालकर डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब करा रहा, देन लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन आल्सो इज प्रिवेंटेड, रिड्यूस कराता है। देन ये भी सिक्रीशन, इसका भी फीडबैक मैकेनिज्म, ब्लड के अंदर के कैल्शियम लेवल के हिसाब से फीडबैक दिया जाता। अगर कैल्शियम लेवल कम हुआ तो ये सिक्रीट होता, ओके, अगर बढ़ गया तो कैल्शिटोनिन सिक्रीट होता। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए दोनों का कैल्शिटोनिन काम कैसा करता है, जैसे ही अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ना शुरू हुआ तो फौरी यहां से कैल्शिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल सिक्रीट करते, जिसकी वजह से वो कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करना शुरू करता, ब्लड का लेवल कम होना शुरू होगा। लेकिन जैसे ब्लड के अंदर का कैल्शियम लेवल कम होना शुरू होगा, ये पैराथायराइड का पीटीएच हार्मोन सिक्रीट किया जाता, जो कि बोन से कैल्शियम निकालता है और ब्लड के अंदर के लेवल को बढ़ाना शुरू करता। तो बिल्कुल जैसे कि हमने पैंक्रियास के अंदर दो सिक्रीशन होते हैं, एक इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों भी बैलेंस होते हैं, एक बढ़ गया तो दूसरा कम कर होता, दूसरा कम होता बढ़ जाता। वैसे यहाँ पर ये एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। देन अब ये पैराथार्मोन का सिक्रीशन हाइपो या हाइपर हो गया तो क्या डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर सिक्रीशन किसी इंडिविजुअल में कम हो गया तो यहाँ पर इसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल, क्योंकि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, लेकिन सिक्रीशन कम हो तो ऑटोमेटिकली इसका कैल्शियम लेवल कम होना शुरू होता। और उस इंडिविजुअल के ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होना स्टार्ट हुआ तो इसके बॉडी के अंदर नर्व्स एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में ट्विच, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि ट्विच में क्या होता है, ट्विच में अक्सर कोई ऑर्गन का पार्ट होता है जो कि बार बार ऐसा बॉडी में मूवमेंट करना शुरू करता, उसे हम कहते हैं ट्विच, बॉडी हिलना शुरू करती कोई पार्ट, उसे कहते हैं। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि इट शो द मसल पाजम, पैर में या दर में वहां कहीं तो वैसा
नस पे नस चढ़ गई, जिसे हम बोलते हैं कि इसे क्रैक कि मसल्स में क्रैम्प, सॉरी नॉट क्रैक, क्रैम्प आया बोलते हैं। ओके, ये क्रैम्प आना ये भी एक वजह इस हार्मोन के कमी की वजह से होता है। देन ये अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, इट ऑल्सो कॉजेज द पैराथायरॉइड टिटैनी, जिसके अंदर उस इंडिविजुअल के हाथ की उंगलियां और वो ऐसी एक जगह खींची चली जाती है, जिसके वजह से उसका शेप नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि ये हो रहा है यहाँ पर नर्वस एक्साइटेबिलिटी होती है और मसल ट्विचिंग होती है। देन हाइपर सिक्रीशन, अगर ये पैराथायरॉइड हार्मोन का अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा किसी इंडिविजुअल में बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या करता है, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। अब जाहिर बात है क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का, तो कहां से लाता है कैल्शियम, बोन से निकालता, ब्लड में डालता, बोन से निकालता, ब्लड में डालता। तो बोन में से नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन की बोन के अंदर कैल्शियम अगर रहा तो बोन ऐसी होती है, लेकिन अगर कैल्शियम ज्यादा निकलने की वजह से वो बोन पोरस हो जाती है, स्पंज लाइक हो जाती है, अंदर उसकी ताकत कम हो जाती है, और ये ताकत होना कम होने को ऐसी कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है, कैल्शियम कम निकलना शुरू होता है, तो बोन मिनरलाइज नहीं, बोन के अंदर की मिनरल का लेवल कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल की बोन सॉफ्ट हो जाती है, और किसी के पैर टेढ़े या हाथ टेढ़े बेंडिंग हो जाती है, या छोटा मोटा सा अगर वो गिर गया, थोड़ा सा मार लग गया, तो उसके बोन वहीं फ्रैक्चर हो जाते हैं। देखिए आप जैसे क्या देख रहे हैं कि बोन में फ्रैक्चर है, ये अलग अलग पॉइंट्स ऑफ फ्रैक्चर है यहाँ पर हमको देखने को मिले। लेकिन ये पैराथायरॉइड का जो हमको ऑस्टियोपोरोसिस वाला जो कैल्शियम का लेवल बढ़ना या कम होना हमको अक्सर हमको देखने को मिलता है एक एज फीमेल में, जहां पर मेनोपॉज कंडीशन होती है, जहां उस फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप होती है एट द एज ऑफ 50 to 55 ईयर्स। इस एज में इस फीमेल में इस हार्मोन के बॉडी में काफी हार्मोन अप एंड डाउन आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन, जिसको हम पैराथायरॉइड हार्मोन भी सिक्रीशन चेंज होता है। तो इन्हें में अक्सर हमको ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द ग्लैंड, pineal gland, then thyroid gland, and next is a parathyroid gland. Thank you very much for watching the video. Subscribe the channel, give likes, comment, share the link, and press the bell icon. Thank you very much.